औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम दो बातें डिस्कस करेंगे। एक तो जो स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम हो रही है, प्रपोज तरमीम है, उसके तहत क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनको रेगुलेट किया जा रहा है, उसके क्या असरात होंगे। और दूसरा, स्टेट बैंक ने जो कम किया अपना बैंक रेट, जो बेंचमार्क रेट है सेंट्रल बैंक का, या जिसको आप इंटरेस्ट रेट कहते हैं, उसको जो कम किया, उसकी वजह से प्रॉफिट जो बैंकों का है वो क्यों बहुत हद तक कम होगा और गवर्नमेंट के अखराजात में कैसे कमी होगी। तो पहले क्रिप्टो करेंसी की तरफ आते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, ये एक दुनिया में एक हकीकत बन गई है। इनके पीछे जो है वो बाज़ जगहों पे तो इसको लीगल टेंडर है, लेकिन बाज़ जगहों पे इसको रेगुलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी कोई रेगुलेशन नहीं थी, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे जो ममालिक हैं उनमें इसकी एक अच्छी खासी मॉनिटरिंग है, उसकी रेगुलेशन है। उसकी वजह यह है कि अरबों, पाकिस्तान की छोटी इकानमी में भी अरबों नहीं बल्कि खरबों की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, सेल परचेजेज हो रही हैं, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स हो रही हैं। वो हमारे टैक्स नेट से बिल्कुल ही बाहर हैं, अनलेस एंड अनटिल उसको किसी न किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, या उसके बारे में जो है वो जो उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो, उसकी जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको ये पता हो कि कितनी जो है वो उसमें कोई प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें क्या ट्रांजैक्शन सेलेक्ट हो जो है सेटल हो रही हैं। तो उसमें इसको जो स्टेट बैंक का एक्ट है उसमें इनको रेगुलेट करने की जो है वो बात की गई है, और ये मेरा ख्याल है बहुत बेहतर इकदाम है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस की एक ह्यूज वॉल्यूम पाकिस्तान में हो रही है। अब उसका नतीजा ये होगा, जब रेगुलेशन होगी, जब हो जाएगी, तो जो पहली बात होगी वो ये होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब इनको रेगुलेट कर लेगा, या इनको किसी हद तक कोई लाइसेंसिंग या जो भी उसका मॉडस ऑपरेंडी होगी, जो भी तरीकाकार अपनाया जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पे लोग मुनाफा कमाएंगे इनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो उनके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लग जाएगा, उनकी इनकम के ऊपर भी। और साथ ही साथ जो है, जब उनको कोई उसकी सेल परचेज ट्रांजैक्शन होगी, अगर दोनों यहाँ पे हैं तो दोनों एंड पे के ऊपर जो बंदा सेल कर रहा होगा उसका एक कैपिटल गेन टैक्स होता है, और वो जितनी बार ट्रांजैक्शन होगी, जितनी बार उसको बंदा उसके ऊपर, जो लोग मुनाफा कमाएंगे, एक साल में अगर 4-6 ट्रांजैक्शन होती हैं, या एक ही लॉट की जो है 20 ट्रांजैक्शन होती हैं, उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट जितना भी वो गवर्नमेंट कहेगी तो वो रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, और वो एक चेक एंड बैलेंस भी होगा। दूसरा, जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है सेटलमेंट्स की हैं, उनकी मॉनिटरिंग होगी कि वैसे तो हो रही है लेकिन उस तरीके से शायद नहीं हो रही है। जब स्टेट बैंक इसमें आ जाएगा एज ए रेगुलेटर, तो वो फिर इसके जितने भी ट्रेडर्स हैं या जितने भी बायर सेलर्स हैं, उनका एक डाटाबेस जो है वो मेंटेन होगा। तो एक्सेप्शन ट्रांजैक्शन भी मॉनिटर होंगी, और उसमें ये पता चलेगा कि क्या वॉल्यूम है और कौन लोग जो हैं इसमें क्या बिज़नेस कर रहे हैं और किस किस मुल्क से कर रहे हैं, और फिर उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो है वो एक रिकॉर्ड पे आ जाएगी, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी, और उससे मुल्क को जो है वो जो अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलेगा, और ख़ासी हद तक एक प्रोटेक्शन भी हो जाएगी जो इन्वेस्टर्स हैं, या इसमें डील करने वाले जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर जो भी लोग हैं। तो ये एक बड़ा ऐसा इकदाम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक इसमें रेगुलेशन में टाइट जो है वो रखेगा, उसमें जो सिस्टम जो होगा वो टाइट होगा, इतनी फ्री हैंड नहीं देगा। लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो टैक्स नेट में आ जाएंगे, वो सारे लोग जो हैं उनका प्रॉफिट जो है वो, और उनकी ट्रांजैक्शन और बिज़नेस जो है क्रिप्टो करेंसी का, वो टैक्स नेट में आ जाएगा। तो ये एक उसका इम्पैक्ट होगा। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि उसका बिज़नेस जब स्टेट बैंक की छतरी के नीचे आ जाएंगे, तो रेगुलेटर की जब अम्ब्रेले के नीचे कोई काम होता है, वो पर्टिकुलरली स्टेट बैंक की, तो फिर उसका बिज़नेस फ्लोरिश करता है। क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेटली जो है उसके ऊपर लोगों का एतमाद भी होगा, मुख्तलिफ जो करेंसीज़ हैं, और ये बिज़नेस भी फ्लोरिश करेगा। तीसरी बात जो इसकी होगी वो ये होगी कि जो प्रम्प्ट जो सेटलमेंट्स हैं वो होंगी, जो और इंटरनेशनली जो हमारे बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिनमें क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से जो है एक जो आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव इकदाम होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए, थोड़ी सी डीरेगुलेशन या जो आईटी का बेहतर इस्तेमाल और प्रम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उस ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो मोड ऑफ सेटलमेंट है क्रिप्टो करेंसी का, तो ये मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। अच्छा, दूसरी जो बात हमने करनी है वो जो है वो हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जब स्टेट बैंक ने अपना करेंसी जो बेंचमार्क रेट है, या जिसको आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट, कोई 23% से अब 15 पे आ गया, 8% कम हो गया।
7.5-8%। इसका जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसके मकसद इसका सिंपल सा है कि अगर पहले जो इसका थंब रूल है वो ये है कि जो आपके मुल्क में या जो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन रेट हो, बैंक रेट उससे आधा %, 1%, 2% ज़्यादा होना चाहिए। तो एक तो इसकी जो पॉजिटिव खबर है वो ये है कि हमारे मुल्क से जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, खासी हद तक कम हो चुका है। और उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है हुकूमत पाकिस्तान है। चूँकि हुकूमत पाकिस्तान हमारे यहाँ ये जितनी अशरफिया याशिया या ये जितने भी क्लब और ये बड़े बड़े जो मतलब हम बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने जजेस को, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े 21वें 22वें ग्रेड के लोगों को, अपने फॉरेन मिशंस को, सफ़ीरों को और उमरा को, वो सारे पैसे जो हैं वो उधार लेके बैंकों से, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन इतनी हमारी नहीं है और वो उधार भी हम देते हैं जनाब आपको ये 22% 20% पे। तो उसका जो पहली बेनिफिशरी होगी कि वो नीचे इतनी परसेंटेज से जो है वो बैंक बारोइंग नीचे आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन दूसरी साइड पे एक इसका और इम्पैक्ट होगा, वो ये होगा कि जब बैंक रेट जो है वो नीचे आता है तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बारोइंग रेट है वो भी नीचे आ जाएगा। उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, जो अपनी बेशुमार तकरीबन जो है आप ये देख लें कि उनके कोई बैंक ऐसा नहीं है जिसने अपने 2-3 सालों में 60% 50% हर साल जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में इजाफा ना दिखाया हो। उनका कोई बिज़नेस नहीं है, यहाँ बैंकिंग का कोई उस तरह का बिज़नेस नहीं है, हमारी इकॉनमी की उस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। ये सारे के सारे पैसे आवाम के टैक्सों से जो है वाया गवर्नमेंट बैंकों को जा रहे थे। तो अब जो है अब उतने ही परसेंटेज से, मिसाल के तौर पे जिस बैंक ने अगर 50 अरब कमाया है पिछले सालों में, तो अब उसका भी जो है ना 1/3 एक प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। 1/3 मतलब 30%, 25%। तो आम जो ख्याल है, जो एक एस्टिमेटेड बात है, वो जो मतलब ये कि उसकी एस्टिमेशन है वो ये है कि 20 to 30% बैंकिंग सेक्टर का जो है वो प्रॉफिट कम होगा। ये 7-8% रेट कम होने की वजह, अगर और इसमें एडजस्टमेंट होती है मज़ीद कम होगा। और आखिरी बात जो है वो ये है कि UBL में सिल्क बैंक का मर्जर हो रहा है। सिल्क बैंक जो है बुनियादी तौर पे आरफ हबीब ग्रुप का और शौकत तरीन साहब और इन लोगों का ये बैंक था, तो कोई इसको इन्होंने उस तरीके से नहीं चलाया। कोई 130-40 ब्रांचेस हैं और कुछ प्रॉफिट में है ये इदारा। तो UBL जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है और एक बड़े बैंक की सूरत में सामने आ रहा है। तो जो अरेंजमेंट्स उन्होंने फाइनल किए हैं, या उसकी प्रिंटिंग की गलती है या ऐसे ही है कि 325 शेयर के बदले एक यूनिट जो है एक शेयर UBL ने देने का ऐलान किया। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ये 3.25 होना चाहिए, लेकिन तमाम अखबारात ने और TV पे भी रिपोर्ट ऐसे ही हुआ है। इसमें इतना फ़र्क नहीं है क्योंकि ये इदारा जो है बीमार इदारा नहीं है PIA की तरह। तो इसके ऊपर की मैं थोड़ा और तहकीक करके बताऊँगा। लेकिन जैसे डॉन है, बिज़नेस कार्डर है या जियो वगैरह ने यही रिपोर्ट किया, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि एक के बदले 3 शेयर तो हो सकते हैं, क्योंकि UBL जो है बहुत प्रॉफिट में जा रहा है। उसका काफ़ी इन्फ्लेटेड किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। ये पिछले 9 महीने में तकरीबन आफ्टर टैक्स जो है 50 अरब के करीब, उनमें सही जो बताऊं तो 49.7 अरब जो है वो प्रॉफिट कमा चुका है UBL। इसी तरीके से और भी बैंक जो है, मीज़ान बैंक हुआ, हबीब बैंक हुआ, ये वो कमा रहे हैं और कमा ये गवर्नमेंट पेपर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट लैंडिंग से ही कमा रहे थे। तो ये जो है एक नई जो है डेवलपमेंट हुई है और उसमें मर्जर की वजह से जो है डेफिनेटली जो है वो UBL का जो है वो उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, डिपॉजिट बेस, अकाउंट्स बेस और बिज़नेस वगैरह भी। और वो शायद जो है वो कभी तीसरे नंबर पे आता है, कभी नीचे, और शायद वो पक्का ही जो है आफ्टर हबीब बैंक और नेशनल बैंक तीसरा बड़ा बैंक बन जाएगा। तो ये थी जी कोई गुज़ारिशात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।